हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इस तरह से समाज में रहते हैं तो ज़रूर आईपीओ के बारे में आपने सुना हो। भले ही आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हर दूसरे दिन आप न्यूज़ चैनलों में ज़रूर आईपीओ के बारे में सुनते हैं। ये एक ऐसा टर्म है कि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो ज़रूर आप आईपीओ के बारे में जानकारी रखते होंगे। आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि आईपीओ क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कंपनियां क्यों इसको जारी करती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है, आपको भी होती है समय समय पे, तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो बैंक से कर्ज ले या फिर वो जनता से धन जुटाए। अब जब कोई कंपनी इक्विटी में जनता से पूंजी जुटाना चाहती है तो वह शेयर मार्केट में लिस्टेड होकर अपने कॉमन स्टॉक, ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास मान लीजिए पूरा जो 100% शेयर होता है वो 100% आईपीओ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एक निश्चित होता है, ये ध्यान रखिएगा, होकर अपने कॉमन स्टॉक को पब्लिक के सामने पहली बार जारी करती है। इसी प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। या यूं कहें कि ये कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो ही उसे आईपीओ कहते हैं। जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा आईपीओ 2023 में जारी हुए थे। कुल 57 कंपनियों ने आईपीओ जारी किए थे और अगर इनकी रकम को देखा जाए तो ये कुल मिला के 49,000 करोड़ रुपए से अधिक थे। अभी 2024 में ही कम से कम 60,000 करोड़ रुपए के आईपीओ जारी होने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। हमें सबसे पहले ये भी समझना होगा कि इसका जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो क्या होता है। अगर हमें प्रॉस्पेक्टस समझ में आ जाएगा तो किसी कंपनी की जो वैल्यू होती है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, अगर वो उसमें लिस्टेड नहीं है, उससे पहले भी हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। किसी भी आईपीओ का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो कंपनी का डॉक्यूमेंट। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ जारी करती है तो सबसे पहले वो पब्लिक इशू का प्रोस्पेक्टस जारी करती है। यही एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई गलत डॉक्यूमेंट इसमें दिया हो जिसमें कंपनी और पब्लिक इशू या आईपीओ से संबंधित डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कितने शेयर जारी किए जाएंगे, प्राइस क्या क्या हो सकती है, आईपीओ से प्राप्त पैसे का क्या उपयोग कंपनी करेगी, डायरेक्टर की जानकारी, कंपनी के पिछले प्रॉफिट और फाइनेंशियल डाटा। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी है जो डूब रही है उसके बाद भी आईपीओ ला रही है। निवेशकों के रिस्क, प्रमोटर्स के शेयर आदि। यह प्रॉस्पेक्टस सेबी से अप्रूव होती है और इसमें आपको आईपीओ और कंपनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जो प्रॉस्पेक्टेड होता है उसकी एक एक जानकारी आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। उसके बाद ही अगर आईपीओ जारी होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर हम बात करें कि कंपनी के लिए आईपीओ का क्या मतलब होता है, कंपनी कोई है जो नई कंपनी है या पुरानी कंपनी है, अगर वो इस तरह से आईपीओ जारी करती है तो क्यों जारी करती है। ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कि चलो भैया आज हम आईपीओ जारी कर देते। किसी भी कंपनी द्वारा आईपीओ का आवेदन करने के बाद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से परिणाम सामने निकल के आते हैं कि कंपनी कैसी है। आईपीओ के माध्यम से कोई भी कंपनी अपनी पूंजी बढ़ा सकती है और उसे विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग में ला सकती है। आगे हम जरूरतों के बारे में बात भी करेंगे। जिन कंपनियों के पास कम धनराशि और छोटा बजट होता है, आईपीओ के माध्यम से उसे सुधारा जा सकता है और कंपनी की छवि या ब्रांड इमेज को भी देखा जाए तो इस तरह से आईपीओ के माध्यम से उसे ठीक किया जाता है। लोगों को कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ जाता है, कंपनी के प्रबंधन की छवि उभर कर आती है और उद्योग जगत में उसका नाम होता है। जैसे आज के समय में आप देखें बड़ी बड़ी जो कंपनियां, इसके साथ ही कंपनी में कुछ बदलाव भी आते हैं। जैसे कंपनी का बैलेंस जो स्टेटमेंट होता है और बैलेंस शीट सार्वजनिक हो जाती है। कंपनी को सेबी, ये जो संस्था है, यही पूरी तरह से मार्केट को देखती है कि कौन सी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगी, कौन सी कंपनी का आईपीओ लाना। तो निर्धारित नियमों के अनुसार ही काम करना होता है समय समय पे ऑडिट और जांच पड़ताल के लिए उपलब्ध रहना, ताकि बाजार में उसकी अच्छी छवि बनी रहे जैसे अन्य कंपनियां बनी रहती है। इसके साथ साथ जो निवेशक होते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या इसमें आईपीओ का अर्थ हो जाता है। इसके माध्यम से ट्रेडर और निवेशक, कल हमने जो वीडियो डाला था उसमें हमने ट्रेडर के बारे में बताया था और निवेशक के बारे में। अगर आप अभी नहीं समझ पाए हैं तो आप इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें पूरी तरह से हमने बात किया था। तो इसके माध्यम से जो ट्रेडर हैं और निवेशक शेयर बाजार से अच्छे प्रॉफिट कमाने की उम्मीद रख सकते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडर
आईपीओ के माध्यम से जल्द लाभ कमाने की उम्मीद रखता है, क्योंकि जो इंट्राडे होता है वो केवल एक दिन के लिए होता है। इसलिए हमने बताया था कि जो भी हम वीडियो इसमें अपलोड करेंगे वो एक सीरीज वाइज होगा, वो एक दूसरे से लिंक होगा और एक निवेशक इसे एक लंबे समय के निवेश के तौर पर लेकर चलता है। इसलिए यदि आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अपने पैसे को लंबे समय के लिए निवेश में बनाए रखने की सोच रहे हैं, तो आपको आईपीओ संबंधी पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि आप अपनी मेहनत की कमाई को किस तरह से और कौन से क्षेत्र में निवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा यही है कि अगर आप आईपीओ में निवेश कर रहे हैं तो किस तरह से निवेश करें और क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना। वैसे तो आईपीओ को एक जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर ये बात हम कह रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये भी समझना चाहिए कि जो शेयर मार्केट है वो एक तरह से पूरी तरह से तो जुआ ही तो है। अगर आप कमा रहे हैं तो बहुत अधिक कमा लेंगे और डूबेगा तो आपको बहुत अधिक डूबना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंपनी के शेयरों के प्रगति से संबंधित कोई आंकड़े या जानकारी आम लोगों के पास नहीं होती है। फिर भी जो व्यक्ति पहली बार शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में निवेश करता है उसके लिए आईपीओ इन्वेस्टिंग का एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके लिए हमें कंपनी के बारे में इंटरनेट पर जरूर देख लेना चाहिए। आजकल बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आने वाले आईपीओ की सारी जानकारी उपलब्ध कराती हैं कि कंपनी का पिछला रिकॉर्ड किस तरह का था, आने वाले समय में क्या होगा, कौन कौन इसमें बड़े इन्वेस्टर हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट हैं जो आईपीओ के बारे में लोगों का रुझान भी बताती हैं। जब भी हम आईपीओ खरीदने के लिए किसी कंपनी का चयन करते हैं तो हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा ब्रोकर अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रोकर के साथ साथ मिलकर कंपनी का चयन करें। जो कंपनी चुन रहे हैं उसमें 3-4 अन्य कंपनियों का भी तुलना कर लें। कुछ दिन तक इन कंपनियों की प्रगति को देखने के बाद ही निवेश करें। रेटिंग एजेंसी की राय भी बहुत मायने रखती है। कंपनी के आईपीओ की कीमत भी देखें कि अगर आप उसमें ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बाजार में कंपनी के प्रमोटर की वैल्यू देखें और दूसरे निवेशकों से कंपनी के आईपीओ को लेकर जानकारी लेते रहें कि किस तरह से सही होगा या नहीं होगा। वहीं अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से, कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट की बात करें तो कोई भी वयस्क या अवयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो 2 लाख रुपए तक का निवेश करना चाहता है वह रिटेल निवेशक के रूप में आईपीओ में निवेश कर सकता है। आपके पास अगर पैन कार्ड है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है और डीमेट अकाउंट, ये एक डीमेट अकाउंट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के लिए योग्य माने जाते हैं। आप चाहे तो कंपनी के शेयर्स को एक सर्टिफिकेट्स के रूप में फिजिकल फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डीमेट अकाउंट में भी इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। आईपीओ की प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, सेकंड नंबर का होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। और इसे 2 भागों में बांटने का कारण क्या होता है, उसकी कीमतों का निर्धारण। इसलिए एक आपका है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, सेकंड नंबर का है बुक बिल्डिंग आईपीओ। जैसे फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, इस आईपीओ को इशू प्राइस के रूप में कहा जा सकता है। इसे कुछ कंपनियां अपने शेयरों की प्रारंभिक बिक्री के लिए निर्धारित करती हैं और निवेशकों को उन शेयरों की कीमत के बारे में पता चलता है जिन्हें कंपनी सार्वजनिक करने का फैसला करती हैं। इशू बंद होने के बाद बाजार में शेयरों की मांग का पता लगता है। यदि निवेशक इस आईपीओ में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन करते समय शेयरों की पूरी कीमत का भुगतान करें। वही सेकंड नंबर का है जो है आपका बुक बिल्डिंग आईपीओ। ये क्या होता है, इस मामले में आईपीओ शुरू करने वाली कंपनी निवेशकों को शेयरों पर 20% मूल्य बैंड प्रदान करती है। इच्छुक निवेशक अंतिम कीमत तय होने से पहले शेयरों पर बोली लगाते हैं। यहाँ निवेशकों को उन शेयरों की संख्या बताने की आवश्यकता होती है कि हमें कितने शेयर खरीदने हैं, कितने नहीं, जिन्हें वे खरीदना चाहते हैं, और वह राशि जो वे प्रति शेयर भुगतान करने को तैयार हैं। शेयरों की कीमत के संबंध में अंतिम निर्णय निवेशकों की बोलियों द्वारा निर्धारित होती है। बुक बिल्डिंग आईपीओ के प्राइस बैंड 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राइस बैंड में अगर आईपीओ की प्राइस कम है तो उसे फ्लोर प्राइस कहेंगे, अगर आईपीओ का प्राइस ज़्यादा है तो इसे कैप प्राइस कहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बुक बिल्डिंग आईपीओ में कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस में 20% का अंतर रखा जा सकता है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। वहीं अगर हम थोड़ी सी बात ये करें कि जो पैसा आईपीओ के माध्यम से कंपनियों को मिलता है वो कहाँ पे यूज होता है, जैसे पहला पॉइंट है कि कंपनी के विस्तार में, जैसे अभी एक कंपनी है वो 2 कंपनी बना ले, 3 बना ले, ऐसे इस तरह से यूज कर सकती है। इसको थोड़ा और हम विस्तार से भी बात करेंगे। और दूसरा नंबर का है कि वह जो कंपनी है वो तकनीकी में विकास कर ले। तीसरा है कि नई संपत्ति खरीदने में। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है
कर्जे समाप्त करने में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे यूज होता है। जैसे लिमिटेड कंपनियों द्वारा आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके। सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद शेयर बाजार में ही होती है। कई बार सरकार विनिवेश की नीति के तहत भी आईपीओ लाती है। अगर सरकार लाएगी तो जो सरकारी कंपनियां हैं उसको बेची जाएगी। ऐसे में किसी सरकारी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी शेयरों के जरिए लोगों को बेची जाती है। जैसे आपने देखा था कि कुछ समय पहले एसबीआई बैंक का आईपीओ आया था तो कुछ लोगों ने लिया, आज काफ़ी फायदे में है। तो इस तरह से अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम भी लेंगे भैया, तो इस तरह से आप इसको पहले समझ लीजिए। उसके बाद जब आए तो आपके पास पैसा हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। जैसे अगर हम विस्तार की बात करें कि अगर कंपनी जो है आईपीओ के माध्यम से पैसा इकट्ठा की और विस्तार कर रही है, तो विस्तार करने से क्या मतलब होगा, जब किसी कंपनी को लगता है कि वह लगातार आगे बढ़ रही है और उसे ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत है, यानी अब कंपनी को दूसरे शहर में भी विस्तार करना है और इसके लिए उसे लोगों की ज़रूरत है, तो इस स्थिति में कंपनी आईपीओ जारी करती है। कंपनी के विस्तार के लिए वैसे तो वह बैंक से लोन का सहारा भी ले सकती है, लेकिन बैंक लोन को कंपनी को एक निश्चित समय पर निश्चित ब्याज के साथ लौटाना होता है। ये चीज़ें आपको समझना होगा। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको आईपीओ और अच्छे से समझ में आएगा। जबकि अगर कंपनी आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करती है तो उसे किसी को न तो वो पैसा लौटाना है और ना ही किसी तरह का ब्याज देना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं इतने देरी से, वो आईपीओ है क्या। यह तो हुआ कंपनी का फायदा। अब आईपीओ खरीदने वाले लोगों के फायदे की बात करें, जैसे आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें उस खरीदे गए आईपीओ के बदले में कंपनी में कुछ % की हिस्सेदारी मिल जाती है। आप भी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यानी अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर आईपीओ के लिए निकाले हैं और आपने उन शेयरों का, मान लीजिए अगर आपने 2% ही खरीदा है, तो आप उस कंपनी के 2% हिस्से के मालिक हो गए। इस तरह से आईपीओ से कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को फायदा होता है। इसीलिए समय समय पे आप देखते हैं कि आईपीओ जारी हुआ, इसलिए बहुत हाईलाइट है, एक तरह से न्यूज़ बनता है कि आईपीओ आने वाला है, आईपीओ आने वाला है, और जो इन्वेस्टर हैं और कंपनियां हैं पूरी तरह से तैयार होती। वही अगर हम बात करें, कर्ज की बात हो रही है, जब कंपनी ज़्यादा कर्ज में होती है तो इस स्थिति में भी कंपनी आईपीओ जारी करती है। ऐसे में कंपनी किसी बैंक से लोन लेकर कर्ज की भरपाई करने से बेहतर समझती है कि कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए जाएं और कर्ज का भुगतान किया जाए। ऐसे में कंपनी के कर्ज का भी भुगतान हो जाता है और कंपनी को नए इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं और इन्वेस्टर को कंपनी में कुछ हिस्सा का मालिक बनने का भी मौका मिल जाता है। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट ये है कि किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस के लॉन्च के समय भी कंपनी जो होती है वो आईपीओ जारी करती है। कंपनी चाहती है कि उस सर्विस या प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब बात ये भी आती है कि कई लोग पूछा करते हैं कि सर अगर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा ही होगा या नुकसान भी होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च होने के बाद कंपनी के लिए किसी डिजास्टर जैसे परिणाम सामने आते हैं, ज़्यादातर समय आईपीओ लॉन्च होने के समय कई बिजनेस पीछे खींच लेते हैं। कई बार बिडिंग अवधि को बढ़ा देते हैं और कुछ दुर्लभ मामले सेबी द्वारा कम सब्सक्रिप्शन के तहत आईपीओ कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें, जब फेल हुए आईपीओ की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? रिलायंस पावर का आता है। इस आईपीओ ने इतना खराब प्रदर्शन किया कि ज़्यादातर निवेशकों को लिस्टेड होने वाले दिन ही लगभग 20% का नुकसान उठाना। आपको समझना होगा कि जब कोई कंपनी आईपीओ जारी करती है तो ऐसा नहीं है कि पहले तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर दे। इसके पीछे मुख्य कारण था मार्केट मोमेंटम और निवेशकों का मार्केट के प्रति कोई रुझान नहीं होना। कुछ अन्य असफल हुई आईपीओ में कैफे कॉफी डे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी शामिल है। इसलिए किसी भी निवेशक को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या आईपीओ निवेश करने योग्य है। आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप आईपीओ की मूलभूत जानकारी से अवगत हैं या नहीं। अगर जानकारी नहीं है तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें। इसके साथ साथ जो हमारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आईपीओ होता है इससे रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, कुछ शब्दावली होती है, उसको भी समझना होगा, क्योंकि जब आईपीओ आने वाला होता है तो इन शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहला टर्म है प्राइस बैंड। क्या होता है? सामान्य रूप से प्राइस बैंड वह दायरा होता है जिसके अनुसार आप एक आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। नंबर का है बिड लॉट।
बिड लॉट का तात्पर्य उस न्यूनतम शेयर मात्रा से होता है जिसके अनुसार या फिर उसके मल्टीपल में ही ग्राहकों को आईपीओ के लिए बोली लगानी होती है। तो पहला था हमारा प्राइस बैंड, दूसरा है बिड लॉट और तीसरे नंबर पे होता है जो आपका रजिस्ट्रार। ये रजिस्ट्रार क्या होता है ये भी समझ लीजिए। रजिस्ट्रार उस विशेष कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसे कि आईपीओ के काम से संबंधित जिम्मेदारी दी जाती है। वह सेबी के अनुसार निवेश करवाना, ग्राहकों के पैसे की वापसी और पूरी आईपीओ प्रक्रिया को संभालता है, उसे हम रजिस्ट्रार कहेंगे। इसके बाद है आपका इशू साइज। ये क्या होता है? इससे तात्पर्य है कि उन कुल शेयरों की मात्रा का जिन पर आप बोली लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा थोड़ा अंतर है, इसलिए आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है QIB। ये क्या होता है? QIB जितना शेयर प्रतिशत निवेशक संस्थाओं के बोली लगाने के लिए रखा जाता है उसे क्या बोलेंगे? आप QIB बोलेंगे। आगे हमारा है QIB की तरह है आपका NIB। जितना शेयर प्रतिशत गैर निवेशक संस्थाओं, जिसे हम नॉन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन कहेंगे, कि बोली लगाने के लिए रखा जाता है उसे आप NIB बोलेंगे। दो और टर्म है, ये है आपका नेक्स्ट जो है आपका रिटेल। ये क्या होता है? जितना शेयर रिटेल निवेशकों के बोली लगाने के लिए रखा जाता है उसे रिटेल कहते हैं। और लास्ट में आपका है जिसे हम लिस्टिंग बोलेंगे। ये लिस्टिंग क्या होता है? जिन सूचियों पर आईपीओ खुलता है और कारोबार के लिए उपलब्ध होता है उसे आप लिस्टिंग कहें। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट, एक तरह से कह सकते हैं, या शेयर मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा कि आईपीओ क्या होगा। क्योंकि ऐसे जो टर्म है वो आपको डेली तो सुनने को मिलता नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा। लेकिन एक बार दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गूगल पर भी आप इसको सर्च कर लेंगे और जो इससे रिलेटेड ऐप आते हैं उसमें थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा कि आईपीओ क्या होता है, इसके फ़ायदे और जो नुकसान होते हैं, किस तरह से इसमें आप पैसा लगा के अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसी प्रकार से बने रहिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम उससे रिलेटेड आपको जानकारी वहां पे पोस्ट कर देंगे जिससे आपको और समझ में आएगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।